एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये सेकंड सेट हम लेकर के आए हैं। इसके पहले प्रथम सेट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेट को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप सेकेंड सेट को देखिएगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ITI के वार्षिक एग्जाम तथा CTI के एंट्रेंस एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। और इस क्वेश्चन सेट का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट careersetup.in पर जा करके इस पर विजिट करके इस क्वेश्चन सेट का PDF और इसके अलावा भी जितने भी टेडो के क्वेश्चन सेट का PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेकंड सेट का पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से आपके सामने सही संबंध बताएं। इनमें से सही संबंध बताना है, बाकी इनमें से 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। तो आपको इसमें से सही जो संबंध है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला है, धारिता इक्वल टू आवेश अपान विभव होता है, या फिर धारिता इक्वल टू आवेश इंटू विभव, या फिर विभव इक्वल टू आवेश इंटू धारिता, या फिर आवेश इक्वल टू धारिता अपान विभव। तो जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही हो जाएगा, ए नंबर, जो धारिता होती है वो आवेश अपान विभव के बराबर होती है, यानी जो सी होता है वो Q अपान V के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, धारिता यानी कैपेसिटेंस एक राशि है, किस टाइप की राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, या कभी सदिश या फिर कभी अदिश। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ सही हो जाएगा बी नंबर, जो धारिता होती है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी नंबर हो जाएगा अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का है, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को किस नाम से बुलाते हैं? वोल्टेज के नाम से, आवेश के नाम से, विद्युत धारा, या फिर विभव के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ सही हो जाएगा सी नंबर, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को हम करंट बोलते हैं, यानी विद्युत धारा बोलते हैं। तो 23 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, वह बल जो विद्युत को चलाता है, वह बल जो विद्युत को चलाता है उसको क्या आपको बोलते हैं? हम विद्युत धारा बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, या फिर विद्युत वाहक बल, या फिर आवेश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा जो विद्युत को जो चलाने का काम करता है उसको हम EMF बोलते हैं। ठीक है, EMF शॉर्ट में इसको बोलते हैं, जिसको कि पूरा नाम होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है। किसी बंद परिपथ में, खुले परिपथ की नहीं बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज अपान I यानी V अपान I का अनुपात क्या रहता है? बदलता रहता है, या फिर समान रहता है, या फिर बढ़ता रहता है, या फिर घटता रहता है? तो 25 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जो किसी बंद परिपथ में वोल्टेज तथा जो करंट होती है उसका अनुपात हमेशा समान रहता है। तो 25 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मीटर जो विद्युत धारा का मापन करता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा का जो मापन करता है, वोल्ट मीटर बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, या फिर अमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी नंबर, आप सभी को पता होगा जो विद्युत धारा का मापन करता है यानी करंट का, उसको हम अमीटर्स के द्वारा मापते हैं। तो अमीटर के द्वारा हम करंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, वह मीटर जो वोल्टेज को मापता है उस मीटर को क्या कहते हैं? टेकोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, या फिर ओम मीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी नंबर है वोल्ट मीटर, वह मीटर जो वोल्टेज को मापने का काम करता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ऐसा मीटर जो प्रतिरोध को मापता है उस मीटर को क्या कहते हैं? अमीटर, टेकोमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो आप सभी को पता होगा अगर आप प्रतिरोध का मापन करते हैं तो उसको आप ओम मीटर के द्वारा ही मापते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। तो यहाँ पर 28 का डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 29 नंबर, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक पूछा जा रहा है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया था इसका आंसर, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। तो 29 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज
किस में मापा जाता है। यानी जो लंबी संचरण लाइनें होती है जिसमें काफ़ी दूर तक जो विद्युत करंट का फ्लो करना पड़ता है, उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो वोल्टेज को वो मापा जाता है किस में, वोल्ट में या फिर माइक्रो वोल्ट में, किलो वोल्ट में या फिर मिली वोल्ट में। तो जो लंबी संचरण लाइनें होती हैं उसमें वोल्टेज को हम मापते हैं जो कि किलो वोल्ट में। आप सभी को मालूम होगा जो काफ़ी लंबी बड़ी सप्लाईज होती हैं वहाँ पर किलो वोल्ट में ही वोल्टेज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर समानता या शून्य हो जाता है। तो आपने एक जूल का नियम पढ़ा होगा जिसमें कि बताया जाता है कि प्रतिरोध जो होता है वो चालकता और अपान एल अपान ए के बराबर होती है। यानी कि ये जो होता है एल अनुप्रस्थ काट की लंबाई होती है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये प्रतिरोध होता है और ये चालकता होती है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। तो आर यहाँ पर प्रोपोर्शनली जो है कि होता है किसके, एल के, आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो ऐसे में आर अगर प्रोपोर्शनल टू एल है तो इसका मतलब कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो यहाँ पर 31 का जो सही हो जाएगा इस हिसाब से बी नंबर। अगर यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, जो है कि बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ अभी मैंने बताया था जैसा कि आर इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए। तो यहाँ पर जो आर हो जाएगा वो इन डायरेक्टली यानी आर जो होता है ये देखिए है ना 1 अपान ए, ये 1 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल नहीं है, आर जो है ए के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे में जो अगर प्रतिरोध घटेगा तो जो है कि क्षेत्रफल जो है कि बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सही है जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सी नंबर। यहाँ पर घटेगा यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो है घटेगा। तो 32 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक की बनावट पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर या फिर चालक के प्रतिरोध पर। तो 33 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है चालक की बनावट यानी पदार्थ पर निर्भर करता है। तो 33 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक के 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति कितनी होगी। तो इसका जो फार्मूला लगेगा वो पी यानी शक्ति इक्वल टू वी आई का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर जो वी है 100 वोल्ट है और करंट है जो 6 एम्पियर है। तो इस तरह से 100 × 6 600 होगा। तो 34 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 34 का ए नंबर सही 600 वाट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 35 नंबर, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुना है कि करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होगी। 2 गुनी होगी, 4 गुनी कम हो जाएगी या फिर 4 गुनी हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी। तो 35 का जो सही आंसर होगा सी नंबर, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तुलना में दुगुना है तो ऐसे में जो उसका करंट प्रवाह करने की क्षमता 4 गुनी हो जाएगी। तो 35 का यहाँ पर सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होगा। ये बेसिकली किरचॉफ का लॉ है जिसमें कि बताया जाता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराओं का समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो सेम उसी चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया है कि आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होगा। तो 36 का यहाँ पर सी नंबर, आने और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है किरचॉफ के नियम के हिसाब से। तो 36 में यहाँ पर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, देखिए यहाँ पर किरचॉफ का नियम की आ ही गया। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, वो जो था पहला नियम था, दूसरे नियम के अनुसार ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है या फिर वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग 0 होता है, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है या फिर वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग माइनस ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है। तो 38 का यहाँ पर सी नंबर है, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है। 38 किरचॉफ का दूसरा नियम बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जरूर, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो नियम था वो ये वाला और दूसरा जो किरचॉफ का नियम है, ये इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं।
करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, यानी अगर आपको करंट का फ्लो करना है तो उसके लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है। वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, चालक, अचालक तथा एमीटर, या फिर वोल्टेज सोर्स एवं चालक, या वोल्टेज सोर्स, स्विच एवं रजिस्टर, या फिर वोल्टेज सोर्स, स्विच एंड फ्यूज। तो 39 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। चालक करंट को फ्लो करने के लिए आपके पास न्यूनतम सोर्स के तौर पर केवल वोल्टेज सोर्स एवं चालक होना चाहिए, तो आप करंट का फ्लो करा सकते हैं किसी भी सर्किट में। तो 39 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। और आज के इस सेट का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही जो कि इलेक्ट्रीशियन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी जो 600 क्वेश्चन की सीरीज जब स्टार्ट किए हुए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलता रहे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सभी अपडेट आपको समय पर मिलते रहा करें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है किस तरह से। चमकने से होता है, उत्पन्न प्रभावों से, या चालक के रंग से, या चटकने की ध्वनि से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे बी हो जाएगा। जो किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो है कि नहीं करंट, वो उत्पन्न प्रभावों से, यानी उसके इफेक्ट से समझ में आता है, ना कि चमकने से और ना ही चालक के रंग से या फिर चटकने की ध्वनि से नहीं होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत। तो यहाँ पर बी नंबर सही होगा। उत्पन्न प्रभाव से पता चलता है कि इसमें करंट है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। तो आज के इस इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन का सेकंड सेट यहीं पर समाप्त होता है।